हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस संस्था में अच्छी गुड फैकल्टी और गुड कम्युनिकेशन और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस कॉलेज संस्था में कराई जाती है। तो स्टूडेंट आपको इस सब चीज़ों में आने की ऑनलाइन क्लासेज एंड अदर फैसिलिटी दी जाती है, जिससे कि बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, जो है बच्चों का भविष्य, स्टूडेंट का भविष्य जो है उज्ज्वल रहे। और इस कॉलेज संस्था में आप लोग इस ऑर्गेनाइजिंग संस्था में आप लोग ऐसा करिए कि मतलब कि जैसे आप लोग किसी भी आपके भाई हो या आपके फ्रेंड हो या आपके जानने वाले हो, इस संस्था में दाखिला करा, जिससे कि आप लोगों के भविष्य और आने वाले लोगों की भविष्य उज्ज्वल हो। ओके गाइस, चलिए आप अपने टॉपिक पर चलिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका टॉपिक जो है कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग बताया गया था कि एक मतलब कि कुछ जो है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई, जिससे कि वो टॉपिक आपको ख़त्म हो गया था। अब आपको नेक्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे, जिससे लेबर वेलफेयर लेगिस्लेशन। देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है उसमें यूनिट 4 है। यूनिट 4 में लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, इसी के बारे में बताएंगे। आज टॉपिक जो है कि ILO मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आप फर्स्ट जान लीजिए इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि श्रमिक कल्याण और अधिनियम। क्या होता है? श्रमिक कल्याण अधिनियम। इसके अंतर्गत आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे, जिससे कि आप लोग अच्छा समझें और आप लोग इस जो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, आपका संस्था का एग्जाम होगा, तो ये सब चीज़ें इसमें से पूछा जाता है। और आप लोग जो है कि सब चीज़ों में अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, चलते हैं। आज जो ILO का मतलब होता है देखिए ILO, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, फुल नेम होता है। अगर पूछ लिया क्वेश्चन में ILO का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, तो आप लोगों को यही बताना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके गाइस, ऑर्गेनाइजेशन ILO, ठीक है। यह क्या है? यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिससे कि व्यवसायिक सुरक्षा एवं खतरे, आप लोग कुछ टॉपिक पहले ही बता चल रहे कि व्यवसायिक सुरक्षा एवं खतरे OSH के अंतर्गत, ठीक है। इसके अंतर्गत आप लोग बता दिए गया है। तो आप लोग जाने कि जो OSH होता है, इसी से कुछ बचाव के लिए श्रमिकों के अधिकार एक यूनियन जो है एजेंसी है। इसके एजेंसी के ILO के अंतर्गत यह बताया जाता है कि यह व्यवसायिक सुरक्षा एवं खतरे हेतु राष्ट्रीय नीतियों व नियमों को बनाती है। क्या नीतियाँ और नियमों को क्या करती है? बनाती है। जो कि ILO एक निसंदेश जिससे कि पार्टी लक्षण है, जिसके रूप में कुछ जैसे फैक्ट्री वर्क करती है। इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए फैक्ट्री अधिनियम से, नोट करते रहिएगा, नोट करते रहे जो पॉइंट। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री के अंतर्गत बताया जाता है कि फैक्ट्री के अधिनियम के अंतर्गत 1948 ईस्वी में फैक्ट्री अधिनियम 1948 में ILO कनेक्शन, क्या ILO कनेक्शन जो कि यह बताया गया था नंबर 155 को अंकित किया जाता है। नंबर 155 अंकित किया। अगर पूछ लिए स्टूडेंट कि 1948 ILO के कनेक्शन में कितने नंबर पर प्रयुक्त की जाता है, तब आप लोग मालूम रहना चाहिए जो कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 ILO के कनेक्शन के द्वारा नंबर 155 से अंकित किया गया था।
अब जानते हैं केंद्र सरकार ने इसे 1948 में पूरे देश में लागू किया गया था कि यह अधिनियम सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के रूप में है, जो राज्य को उसके नियम बनाने एवं स्वयं अधिकार करने के एक नियम रहना चाहिए। जो नियमों को समानता बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मॉडल नियम तैयार किया था, जिससे ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत यह बताया गया था कि भारत की सदस्य बना हुआ है, जो कि 1919 में अस्तित्व में आया था। अब जानते हैं व्यवसाय सुरक्षा व स्वास्थ्य, जिसे कहते हैं OSH के अंतर्गत यह बताया गया था स्टूडेंट कि इसके अधिनियम के द्वारा फैक्ट्री अधिनियम 1948 ईस्वी में संशोधन किया गया था, जो कि 1954 से 1970, 1976 और 1987 फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत यह बताया गया था कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 ईस्वी में चलाया गया था। आप लोग इतना डेट रखिएगा, अगर पूछ लिए श्रमिक क्षतिपूर्ति पूर्ति अधिनियम कब तैयार किया गया था, तो आप लोग मालूम करवाना चाहिए 1923 ईस्वी में श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम का चालन किया गया था। ओके गाइज, आप बताइए नेक्स्ट जो है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत जब 1923 ईस्वी में चलाया गया था, तब कुछ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ने 1948 में किया गया था। अब कहा कि अब पूछ लिया एग्जाम में कि मजदूर भुगतान अधिनियम कब तैयार किया गया था, तो आप लोग मालूम रहना चाहिए मजदूर अधिनियम 1948 ईस्वी में चलाया गया था। अब नेक्स्ट अगर पूछ लिया कर्मचारी प्रावधानी निधि अधिनियम कब स्टार्ट किया गया था, जैसे दे दिया या तो ऐसे दे दिया, या तो आपको दे देगा कि ये दे देगा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में किया गया था। अगर ये दे दिया जाएगा कर्मचारी प्रावधानी निधि अधिनियम, यानी जिसे कहते हैं EPF, क्या कहते हैं EPF, नोट करते चलिए EPF का मतलब होता है स्टूडेंट कर्मचारी प्रावधानी निधि अधिनियम, जिसे 1952 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। अब पूछेगा कि अप्रेंटिसशिप अधिनियम कब से स्टार्ट की थी। अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 ईस्वी में निर्धारित किया गया था या स्टार्टिंग की गई थी, जो कि अप्रेंटिसशिप अधिनियम स्टार्ट की गई थी 1961 ईस्वी में। ओके गाइस, अब जानते हैं मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार निम्न भत्ते मजदूर को सम्मिलित नहीं है। कहाँ से जो है कि निम्न में से कहाँ से ऐसे भत्ते मजदूर में जो सम्मिलित नहीं किया गया है मजदूरी भुगतान के अधिनियम के अंतर्गत। पहला जो है बोनस, जिसे कहते हैं लाभ या शेयर का हिस्सा, और दूसरा क्या, मकान रहने की व्यवस्था, पानी, बिजली, चिकित्सा सहायक, ये किराया, ये सब के 1936 अधिनियम से नहीं सम्मिलित किया गया था। और पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये भी नहीं सम्मिलित किए। मजदूर से सम्मिलित जो भत्ते थे उसे महंगाई के अनुसार यह क्या करता है, यह शहर एवं अवार्ड वेतन के नियम पर दिया जाता था। ओके गाइस, अब समझते हैं श्रमिकों के कल्याण व क्षतिपूर्ति के निम्नलिखित दो अधिनियम है। पहला जो है समझते हैं वह अधिनियम जिसके अंतर्गत फैक्ट्री एक्ट फैक्ट्री की स्थापना के अधीन क्षतिपूर्ति का दावा पेश करता है, और एक होता है ESI। क्या होता है स्टूडेंट, ESI का मतलब होता है स्टूडेंट, इसका यह मानना होता है ESI एम्प्लॉय स्टेट ऑफ इंश्योरेंस। यह क्या है इंश्योरेंस, जो योजना के अंतर्गत कंपनी में कार्यरत श्रमिक को सामाजिक बीमा
सामाजिक स्कीम सोशल इंश्योरेंस स्कीम के तहत अपना एक अंशदान देना होता है, जिसके अंतर्गत इसमें बीमारी व मस्तिष्क कार्यस्थल पर चोट लगना या आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अविनष्ट होना या मजदूर का नुकसान या कमाने की दक्षता में कमी आ जाना, इस अधिनियम के अंतर्गत बीमा कवर मिलता था। अब जानते हैं आवेदकता, जिसे कहते हैं एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबिलिटी यह नियम कार्यस्थल और निर्माण के अंतर्गत प्रक्रिया वाली जगह पर लागू होता है। और 10 श्रमिक जहां पर बिजली यानी कि पावर से काम हो, जहाँ पर 20 श्रमिक जहाँ वहाँ पर बिना पावर के काम हो रहा है वहाँ लागू होता है यह एबिलिटी, ठीक है, आवेदकता, ठीक है। अब समझते हैं कि काम में लगना, यानी काम में लगना मतलब फैक्ट्री में व्यवसाय के नियंत्रण करने वाले व्यक्ति का कहलाना, या क्या करना है? काम में लगना। अब नेक्स्ट जो है 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो क्या होता है? तो खतरे की प्रक्रिया क्रॉस कर चुका है। जैसे कार्यस्थल में फैक्ट्री में पर्यावरण प्रदूषण वाले कारक जैसे जहरीली गैस, कच्ची सामग्री उत्पादन या सह उत्पादन जिसमें व्यक्ति की खतरे हो सकता है। अब समझते हैं पंजीकरण और लाइसेंस। पंजीकरण और लाइसेंस के बारे में बताइए स्टूडेंट, क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, पंजीकरण और लाइसेंस जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन एंड ग्रेंट इंश्योरेंस। ओके गाइस, इस समस्या के माध्यम से इस अधिनियम के तहत मुख्य निरीक्षक होता है, जिसे कहते हैं चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। इसे अनुमोदन करवाया जाता है या करवाना होता है। मुख्य निरीक्षक के द्वारा या नियंत्रण दी जाती है, आवेदन दी जाती है, आवेदन करके पंजीकरण व लाइसेंस प्राप्त करता है, जो लाइसेंस को समय समय पर इशू करवाना होता है तथा जो भी नियमों के तहत बदलाव हो सकता है उसके अपनाना होता है। या क्या है? रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस के बारे में आप लोग गाइस बता रहे हैं। अब नेक्स्ट आपको बताएंगे स्वास्थ्य के प्रावधान। स्वास्थ्य प्रावधान मतलब क्या होता है? प्रोविजन ऑन हेल्थ, यानी कि हर सप्ताह में कम से कम एक बार धोकर साफ करना चाहिए और उसमें उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। 3 साल में एक बार धुलाई वाला पेंट करें, जिससे कि वहाँ पर वाइट और 14 माह की औसत पेंटिंग करें। ओके गाइस, अब समझते हैं कि अगर पंजीकरण लाइसेंस के बारे में कोई सुरक्षा सेफ्टी किस तरीके से, मशीनरी की पैकिंग होना चाहिए और पावर ट्रांसमिशन के अच्छे गियर व मशीनरी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो है होइस्ट और लिफ्ट को किस तरीके से निर्माण किया जाता है, उसे अधिक होइस्ट और लिफ्ट आवश्यक होनी चाहिए, जिसमें किसमें होनी चाहिए? जो प्रत्येक 6 माह के इसमें परीक्षण होना चाहिए। ओके गाइस, अब निम्न स्टेप फॉलो करते हैं। निम्न स्टेप ये होता है कि अगर कहा जाए भारत में व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कानून यानी कि कारखाना अधिनियम 1948 के उद्देश्य व कार्यक्षेत्र, इस समस्या का कारखाना अधिनियम 1948 के संविधान सभा में 28 अगस्त 1948 को पारित किया गया था कि जो इसे भारत के गवर्नर जनरल ने 23 दिसंबर 1948 को स्वीकृति प्रदान की है, जो कि इसे 1 अप्रैल 1949 को लागू किया गया था कि यह अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर से समस्त भारत में लागू होना चाहिए। क्या लागू होना चाहिए स्टूडेंट? भारत के व्यवसाय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कानून लागू होना चाहिए, जो कारखाना अधिनियम 1948 के उद्देश्य कार्य क्षेत्र में निर्णय लिया गया था। ओके गाइस, अब प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार से होते हैं जो कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत चला था। जैसे अधिनियम के हिस्से की रक्षा करना होता है और श्रमिक व नियोजन के बीच अच्छे संबंध रखना पड़ता है और
करते समय श्रमिकों की सुरक्षा हेतु मशीनों के बचाव के लिए नियम बनाना चाहिए। इस तरीके से सारे नियम को फॉलो करना चाहिए। इसमें यही बताया गया था स्टूडेंट कि 1948 ईस्वी में कारखाना के अधिनियम के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, जिससे श्रमिकों के हितों के ध्यान में रखते हुए उनको स्वस्थ व कार्य करने के स्थान से संबंधित नियम बनाना चाहिए। और इसमें स्टेप फॉलो किया गया था। जो कार्य करते समय श्रमिक के कार्य करने के समय के घंटे का निर्धारण करना चाहिए। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं तो समय के निर्धारित किया जाता है कि आपको इतने से इतने बजे तक वर्क करना पड़ेगा। इस तरीके से उस टाइम के 1948 ईस्वी में यह भी निर्धारण किया गया था कि उसके अंतर्गत इतने से इतने के बीच में आप लोगों को निर्धारित किया जाता था जो वहाँ के श्रमिक थे। ओके गाइज, अब समझते हैं कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र 1948 में किस तरीके से कार्य क्षेत्र होता था, अब उसको जानते हैं। कार्य क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान में जहाँ उत्पादन बिजली यानी कि पावर में या शक्ति होती थी, उस कम से कम 10 व्यक्ति काम करते हो या बिना व्यक्ति प्रयोग किए 20 व्यक्ति काम करते हो, वहाँ पर यह अधिनियम लागू होता है। अधिनियम के मुख्य उपधान होते हैं या उपप्रबंध होते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के प्रमुख उपबंध अधिनियम अंतर्गत मुख्य निम्न उपबंध किए गए थे, जो कि स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण में और कार्य के घंटे, युवा पुरुष और महिलाओं का संयोजन, मजदूर सहित पार्किंग, वार्षिक अवकाश जिसमें छुट्टी भी मिलती है। अब समझते हैं इस तरीके से सब चीज़ें देखने को निर्धारित होते थे। स्वास्थ्य जान लेते हैं। 1948 ईस्वी में अधिनियम से व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक कारखाने साफ रखना चाहिए या साफ सफाई रहना चाहिए। जो कारखाने में समुचित ड्रेनेज सिस्टम या प्रकाश व्यवस्था वो होती थी, उसमें रोशनदान या पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जो कारखाने के अंदर पर एक ऐसा तापमान रख दिया जाए जिससे कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को आराम मिल सके। प्रत्येक कर्मचारी को सांस लेने की 350 घनफुट वायु सुलभ होना चाहिए और वहाँ की सारी चीज़ें हमेशा साफ सुथरे और अच्छी तरीके से रख रखाव होना उपलब्ध कराना अनिवार्य होता था। अब इससे सुरक्षा कारखाने में सुरक्षा किस तरीके से होना चाहिए? प्रत्येक कारखाने में नियम के अनुसार यह सुरक्षा नियमों का कड़ाई या पालन किया जाता था कि सुरक्षा के लिए मशीन का घुमाने वाले पार्ट या घुमाने वाले चार्ट उस पर क्या होता था, एक घेराबंदी की जाती थी ताकि वहाँ पर काम करते समय शरीर या उसके कोई भी अंग मशीन के घूमने वाले पार्ट से सुरक्षित रहे, जिससे मशीनों पर कार्य करने के लिए युवा व जानकार की जो जानकार होते हैं उसके नियोजन किया जाता है कि कार्यशाला के फर्श पर तेल या ग्रीस आदि न गिर जाए, जिससे ताकि फर्श चिपकने होने के कारण कोई उस पर फिसल न सके। इस स्थान पर अधिक रोशनी की जरूरत होती है और वहाँ पर कर्मचारियों की आंखों की सुरक्षा का प्रावधान भी किया जाता है। जिन स्थानों पर आग लगने का खतरा होता है वहाँ पर अग्निशमन उपकरण उपलब्ध होना चाहिए। आग लगने पर कर्मचारियों को चेतावनी देने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अगर कारखाने में आग लग गई या कुछ घटना घट गई तो ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए या ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि सभी श्रमिकों को पता हो जानी चाहिए कि कोई घटित दुर्घटना घटी है। इस तरीके से हर कारखाने या इंडस्ट्री में होना अनिवार्य होता है। अब समझते हैं कल्याण का। जो इस कारखाने प्रत्येक कर्मचारियों के कम से कम 350 घन फुट या 9.9 घन मीटर कार्यस्थल का उपलब्ध होना चाहिए। और समझते हैं कल्याण। श्रमिकों के कल्याण का ध्यान रखने के लिए अधिनियम का प्रावधान श्रमिकों को कल्याण के लिए मनोरंजन की व्यवस्था और श्रम कल्याण केंद्र की स्थापना, आवास व्यवस्था, उसके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध और चिकित्सा सुरक्षा और उसके बैठने आराम करने की उचित व्यवस्था
इस तरीके से सभी चीज़ें कैलाड़ित में रहना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से सभी चीज़ें का फॉलो करना अनिवार्य होता है। अब समझते हैं गाइड, जैसे श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के उद्देश्य कार्य क्षेत्र में अंतर कितने में 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम के आवश्यकता के अनुसार यह बताया गया था ESI एक्ट 1948 ESI 1948 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया था कि निम्न श्रेणी की कंपनियों पर लागू होना चाहिए जो बेमौसमी इकाई जहां पर पावर से काम होता है तथा 10 या ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हों, वहाँ पर बेमौसमी इकाई और बिना पावर के काम होता है, और जहाँ 20 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत कर रहे हों वहाँ पर ESI एक्ट को एक कॉरपोरेशन द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जिसे कहते हैं ESIC, जिसे कहते हैं ESIC का मतलब होता है स्टूडेंट एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कहते हैं, जो केंद्रीय श्रम मंत्री जिसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लोअर इसका अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन होते हैं। अब ESI का मुख्यालय कहाँ पर है? आप लोग स्टूडेंट मालूम ना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि ESIC का मुख्यालय कहाँ पर है? ESIC का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो कि इसके अधीन 1952 ESI अस्पताल व 25,000 पैनल क्लिनिक कार्य करते हैं, जो अंशदान जिसे कहते हैं अंशदान या कर्मचारी का अंशदान 1.75% मजदूर का नियोजन यानी कि एम्प्लॉयज का अंशदान 4.75% मजदूर का इस अधिनियम में कमाने की क्षमता में कमी का महत्वपूर्ण लाभ हुआ था, जिससे व्यावसायिक बीमारी के कारण या मृत्यु होना या उसे पेंशन इस तरीके से अगर होता है तो इतना % दिया जाता था। अब जानते हैं अगर 1948 जो हमारा ESIC है उस पर क्या क्या चीज़ें, अगर कोई कर्मचारी है कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या क्या सुविधा दी जाती है, चिकित्सा का लाभ, बीमारी का लाभ, लंबी बीमारी का लाभ और श्रमिक लाभ, इस तरीके से सारी फैसिलिटी दी जाती है ESIC के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या था स्टूडेंट? उद्देश्य था कि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में प्रेरित हुआ था कि 1 जुलाई 1924 को लागू हुआ कि इसमें निम्नलिखित उद्देश्य जारी किए जाए, जो कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नियोजन द्वारा श्रमिकों के लिए व्यवसाय क्षति का भुगतान करना, जिससे अलग अलग नुकसान के लिए जैसे अस्थायी या पूर्ण आपदा अस्थायी इस तरीके से विभिन्न प्रकार से धनराशि का भुगतान होना चाहिए। यदि आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप को वहाँ पर जो कर्मचारी थे उनको भुगतान दिया जाता था, जिससे कि उन लोगों को उनके बच्चे और वहाँ पर रहने वाले जो उनके सब आने की उनके बच्चे उनकी पत्नी सारा सब चीज़ें वो सब चीज़ें फैसिलिटी ESI के माध्यम से दिया जाता था। ओके गाइस, तो आप लोगों का आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा जो चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। तो ये सब चीज़ें एक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत लागू किया जाता है। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है 1923 ईस्वी में। अब स्टूडेंट आज हम आपको क्लास यही समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर आपको बताएंगे गाइस, और जो भी चीज़ें पढ़ाया जाए तो पढ़ते रहिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए और अपने भविष्य को अग्रसर बनाइए और अच्छे से घर पर सेफ से रहिए और से अपना तैयारी कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।